क्या सच में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को निशाना बना दिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या दुनिया में शांति आएगी, या फिर ये चिंगारी पूरी दुनिया को एक भयानक युद्ध की आग में झोंक देगी? तो सबसे बड़ा सवाल ये है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए इसे एनिमेशन के जरिए समझते हैं। 28 फरवरी 2026। इस दिन इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के भीतर अभूतपूर्व सैन्य हमले किए। 24 प्रांतों में सैकड़ों ठिकानों पर एक साथ। परमाणु सुविधाएं, मिसाइल फैक्ट्रियां, सैन्य कमान केंद्र, सब कुछ निशाने पर था। और फिर खबर आई कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत। 36 साल तक ईरान पर शासन करने वाला वो नेता अब नहीं रहा। खामेनेई की मौत की जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल दोनों ने स्वीकार की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा कि इस अभियान का मकसद ईरानी शासन को गिराना है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे अस्तित्व के खतरे के खिलाफ कार्रवाई बताया। ईरान से भी अलग अलग तस्वीरें सामने आने लगीं। कुछ लोग इस घटना से कई जगहों पर खुशी भी मनाते दिखे। इजराइल में लोगों ने इसे राहत की खबर के रूप में देखा, क्योंकि ईरान दशकों से इजराइल को मान्यता नहीं देता और लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई शांति लाएगी या मध्य पूर्व को एक ऐसी आग में झोंक देगी जिसकी लपटें पूरी दुनिया तक पहुंचें? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को ही चुनौती दी। खुमैनी से लेकर खामेनेई तक ईरानी नेतृत्व ने इजराइल को गैर कानूनी शासन कहा और फलस्तीनी आंदोलन का समर्थन किया। दूसरी तरफ इजराइल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से सबसे बड़ा खतरा रहा। 2015 का परमाणु समझौता, जिसे JCPOA कहा जाता है, इसी खतरे को कम करने की कोशिश थी। लेकिन जब 2018 में ट्रंप ने उस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाला तो ईरान ने भी अपनी परमाणु गतिविधियां तेज कर दीं। इजराइल ये मानता रहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन ये टकराव सिर्फ दो देशों के बीच नहीं था। ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में छद्म सेनाओं का जाल बिछाया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूती, इराक में शिया मिलिशिया, ये सब ईरान की रणनीतिक गहराई थे। ऐसे मोहरे जिनके जरिए ईरान बिना सीधे युद्ध के इजराइल पर दबाव बनाता रहा। अक्टूबर 2023 में हमास के इजराइल पर भीषण हमले के बाद से ये तनाव लगातार बढ़ता गया। 1200 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए। इजराइल ने गाजा में व्यापक सैन्य अभियान चलाया। हिजबुल्लाह के साथ सीमा पर झड़पें हुईं। ईरान और इजराइल के बीच सीधे मिसाइल हमलों का आदान प्रदान हुआ और धीरे धीरे वो लकीर मिटती गई जो अब तक सीधे युद्ध को रोके हुए थी। अब खामेनेई की मौत के बाद ईरान के भीतर जो स्थिति बनी है वो अत्यंत अनिश्चित है। खामेनेई सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, वो ईरान की सत्ता संरचना का केंद्र बिंदु थे। सेना, न्यायपालिका, संसद, सबके ऊपर उनका अधिकार था। उनके जाने से एक ऐसा शक्ति शून्य पैदा हुआ है जिसे भरना आसान नहीं होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का पहले से आकलन था कि खामेनेई की मृत्यु की स्थिति में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के तत्व सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, और ये एक खतरनाक संभावना है, क्योंकि सैन्य नेतृत्व वाला ईरान धार्मिक नेतृत्व वाले ईरान से कहीं अधिक आक्रामक और अप्रत्याशित हो सकता है। सत्ता के गलियारों में संघर्ष शुरू हो सकता है, और जब किसी देश के भीतर अस्थिरता होती है तो बाहरी दुनिया के लिए उस देश का व्यवहार और भी अप्रत्याशित हो जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर ईरान ने तुरंत जवाबी हमले किए। मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर दागे गए। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह रही कि ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए। कतर में अल उदैद एयरबेस, कुवैत में अली अल सालिम एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा, संयुक्त अरब अमीरात, यहां तक कि सऊदी अरब तक। दुबई और अबू धाबी में विस्फोट हुए। हवाई अड्डे बंद हो गए। जॉर्डन ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें गिराईं। तेल की आपूर्ति श्रृंखला खतरे में आ गई। और अचानक ये संघर्ष सिर्फ ईरान इजराइल का नहीं रहा, ये पूरे खाड़ी क्षेत्र का संकट बन गया। अब सोचिए, अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो क्या होगा? ईरान के छद्म सेनाएं, हिजबुल्लाह, हूती, इराकी मिलिशिया अगर पूरी ताकत से सक्रिय हो जाएं, तो लेबनान से लेकर यमन तक एक साथ कई मोर्चे खुल सकते हैं। इजराइल को एक साथ कई दिशाओं से खतरे का सामना करना पड़ सकता है। और अगर अमेरिका सीधे तौर पर सैन्य अभियान जारी रखता है,
जैसा कि ट्रंप ने संकेत दिया है कि बमबारी पूरे हफ्ते या जरूरत भर जारी रहेगी, तो मध्य पूर्व एक व्यापक युद्ध क्षेत्र बन सकता है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जिससे दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, अगर बाधित हो जाए तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में भूचाल आ सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है। भारतीय शेयर बाजार में भी कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं। यानी मध्य पूर्व की एक क्षेत्रीय लड़ाई पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, और भारत जैसा देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, इससे अछूता नहीं रह सकता। और इसीलिए दुनिया की बड़ी ताकतें इस स्थिति को बहुत गौर से देख रही हैं। अमेरिका ने इजराइल का साथ देने में कोई संकोच नहीं दिखाया। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरे को खत्म करना चाहता है, लेकिन रूस ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और शांतिपूर्ण वार्ता की मध्यस्थता की पेशकश की। चीन, जो ईरान का एक बड़ा तेल खरीदार है, ने भी संयम बरतने की अपील की। ओमान, जो अमेरिका और ईरान के बीच मुख्य मध्यस्थ रहा है, ने अमेरिका से और गहरे न फंसने की चेतावनी दी। यूरोप उलझन में है। जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, इटली सब अधिकतम संयम की बात कर रहे हैं। नॉर्वे ने तो इजराइल के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तक कहा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं दिख रहा। ये स्थिति एक बड़ी सच्चाई को उजागर करती है। दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। शीत युद्ध के बाद जो अमेरिकी वर्चस्व था, वो कमजोर हो रहा है। रूस यूक्रेन में अपनी ताकत दिखा चुका है। चीन प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है, और अब मध्य पूर्व में एक नया संघर्ष खड़ा हो गया है। दुनिया बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ रही है, और ऐसी दुनिया में संघर्ष ज्यादा जटिल, ज्यादा अप्रत्याशित और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और इस पूरे परिदृश्य में भारत कहाँ खड़ा है, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। भारत के लिए मध्य पूर्व सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और करोड़ों नागरिकों की जीविका से जुड़ा हुआ है। भारत अपने कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। लगभग 90 लाख भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं। उनकी सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिकता है। भारतीय दूतावासों ने तुरंत एडवाइजरी जारी की। नागरिकों से कहा गया कि वो सतर्क रहें, अनावश्यक आवाजाही से बचें और दूतावासों से संपर्क में रहें। इसके अलावा भारत के लिए व्यापार मार्ग, स्वेज नहर, हुर्मुज़ जल डमरू मध्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की कूटनीतिक चुनौती ये है कि उसे एक साथ कई रिश्तों को संभालना है। इजराइल भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा की थी और दोनों देशों के रिश्तों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया था। ईरान से भारत के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध रहे हैं, और चाबहार बंदरगाह भारत की अफगानिस्तान और मध्य एशिया नीति के लिए अहम है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बन चुका है, और अरब देश भारत के लिए ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी कामगारों की दृष्टि से अपरिहार्य हैं। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीति के रास्ते पर चलने की अपील की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची और इजरायल के विदेश मंत्री गिदॉन सार दोनों से बात की। ये भारत की उस व्यावहारिक कूटनीति का प्रमाण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित हुई है। एक ऐसी कूटनीति जो किसी एक गुट में बंधने से इनकार करती है, लेकिन साथ ही सभी प्रमुख शक्तियों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखती है। जहां कई देश इस संकट में या तो एक पक्ष ले रहे हैं या चुप हैं, वहीं भारत ने एक संतुलित लेकिन स्पष्ट स्थिति अपनाई है। ये एक ऐसे देश की परिपक्व कूटनीति है जो अपनी सभ्यतागत विरासत और अपने राष्ट्रीय हितों दोनों को समझता है। इस संकट का एक पहलू दक्षिण एशिया से भी जुड़ता है। पाकिस्तान, जो एक मुस्लिम बहुल देश है और मध्य पूर्व की कई देशों के साथ उसके गहरे संबंध हैं, इस स्थिति से अछूता नहीं रह सकता। पाकिस्तान की अपनी आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सुरक्षा चुनौतियां पहले से ही गंभीर हैं। मध्य पूर्व में अस्थिरता से पाकिस्तान पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, चाहे वो तेल की बढ़ती कीमतों के रूप में हो या मुस्लिम विश्व के भीतर कूटनीतिक दबाव के रूप में। और जब पाकिस्तान अस्थिर होता है तो दक्षिण एशिया की सुरक्षा गणित भी प्रभावित होती है। ये एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही वो बिंदु है जहां हमें एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखनी होगी। इतिहास गवाह है कि जब क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक प्रतिद्वंदिताओं से टकराते हैं तो स्थितियां बहुत तेजी से नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। पहला विश्व युद्ध एक क्षेत्रीय हत्या से शुरू हुआ था। शीत युद्ध के दौरान कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक महाशक्तियों के रणक्षेत्र बन गए। आज फिर वही खतरा सामने है।
रूस यूक्रेन युद्ध पहले से जारी है। दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ रहा है और अब मध्य पूर्व में एक नया मोर्चा खुल गया है। दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, गठबंधन बदल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की क्षमता कमजोर हो रही है। मध्य पूर्व हमेशा से ऐसा क्षेत्र रहा है जहां स्थानीय संघर्षों ने वैश्विक परिणाम पैदा किए हैं। तेल संकट से लेकर शरणार्थी लहरों तक, आतंकवाद के उभार से लेकर महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता तक। और आज जब दुनिया की बड़ी ताकतें फिर से एक दूसरे के सामने खड़ी हो रही हैं, तो मध्य पूर्व में लिए गए फैसलों के नतीजे सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे। भारत के लिए ये समय सतर्कता का है, लेकिन घबराहट का नहीं। एक ऐसी दुनिया में जहां अराजकता बढ़ रही है, भारत की ताकत उसकी सभ्यतागत स्थिरता, उसकी विविधता और उसकी व्यावहारिक कूटनीति में है। आने वाले महीने और साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, न सिर्फ मध्य पूर्व के लिए बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए। और इस अनिश्चित समय में जो देश अपने राष्ट्रीय हितों को स्पष्टता से समझेंगे, जो कूटनीतिक परिपक्वता दिखाएंगे और जो अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत रखेंगे, वही इस नए विश्वक्रम में अपनी जगह सुनिश्चित कर पाएंगे। सवाल ये नहीं है कि तूफान आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब तूफान आए तो कौन तैयार खड़ा होगा।